हमारे सभी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पांचजन्य विभाजन विकास स्मृति विशिष्टांक बड़े भाई दिनेश मानसेरा जी, जो कि इस पत्रिका में बड़े लंबे समय से जुड़े हुए और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, आपके महत्वपूर्ण सहयोग से इस पत्रिका का विमोचन इस कार्यक्रम के दौरान किया जा रहा है। आपका इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो भी इस पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं, आप सभी का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मेरे साथी इधर बाई तरफ खड़े हैं, मेरा निवेदन है आपसे, पुनः आग्रह कर रहा हूँ, कार्यक्रम अपना है, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें। पीछे स्थान है, उसका स्थान ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कृपया मंच के आगे जितने भी लोग हैं थोड़ा साइड आ जाएंगे। 1947 में जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, जिन्होंने अपने माताओं बहनों को खोया, अपने बुजुर्गों को खोया, बच्चों को खोया, उस समय ट्रेनों की ट्रेन पाकिस्तान से जब आई तो खाली ड्राइवर ही आया, बाकी पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई आई, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया। ऐसी हुतात्माओं को उनकी शांति के लिए अभी पीछे उत्तराखंड में भीषण आपदा आई थराली में, वहां पर भी लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया। मेरा 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उन पुण्य आत्माओं की शांति के लिए, उनको याद करने के लिए 2 मिनट का मौन हम यहाँ पर धारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सरदार हरिओम जी, जो कि जयपुर से अपनी पूरी टीम के साथ काफी संख्या लेकर यहाँ पर पहुंचे, आपका इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, मैं आमंत्रित करूंगा क्षेत्रीय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी को। वह आएंगे और अपने, आप भी अभी आयरलैंड होकर आए हैं, आपका भी एक अनुभव है आज इस विभाजन विश्व स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में। आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे संबोधन के लिए। मानिक 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 भाई दूसरे भी हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री गणेश जोशी जी, हमारे काशीपुर के मेयर दीपक पाली जी, हमारे पूर्व विधायक मेरे पिताजी हरभजन सिंह चीमा जी, जिला अध्यक्ष मनोज पाल जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, श्री आशीष गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय बौर्या जी, हमारे रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा जी, राम मल्होत्रा जी, अश्विनी छाबड़ा जी और उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, जब विभाजन की बात करते हैं तो 1947 का जो जिसको
इसको टू नेशनल पॉलिसी कहते हैं, टू नेशन पॉलिसी। ये टू नेशन पॉलिसी जो है ये तीन लोगों के बीच में बनी थी, एक जिन्ना, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक ब्रिटिश हुकूमत। ये विभाजन का मतलब था देश को दो हिस्सों में बांटना। एक तरफ मुस्लिम समुदाय रहेगा और एक तरफ सिख और हिंदू समुदाय रहेगा। इस तरह से विभाजन हुआ था। और ये जितने भी चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो जिन्ना थे, चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत थी, इनका कहीं ना कहीं अपना लालच था, उनका कहीं ना कहीं अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये विभाजन किया। जब विभाजन बचपन में जब कभी पूछते थे अपने बुजुर्गों से, भाई ये विभाजन कैसे हुआ, क्या हुआ, आप लोग कुछ बताओ, तो वो कहते थे नहीं ये बहुत दुखदाई है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग आगे बढ़ो, अगर आगे बढ़ना है तो पीछा भूलना पड़ेगा। ऐसी उनकी सोच थी, जो कि मैं मानता हूं कि सही नहीं थी। हम लोगों को अपना इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास से एक सीख मिलती है और उस सीख जो है आगे जिंदगी में काम आती है। जो गलतियां की होती हैं वो आगे गलतियां ना करें, इतिहास जानना जरूरी है। हमारे कुछ मेरे नजदीकी मेरा रिश्तेदार जो थे दिल्ली में रहते थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ, हमारे घर में तो बताते नहीं कोई, आप बताओ विभाजन कैसे हुआ, आप वहां से आए, क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग लाहौर में रहते थे, वो अच्छे परिवार से थे, एडवोकेट थे, लॉयर थे। उन्होंने कहा कि जब टू नेशन पॉलिसी डिक्लेयर हो गई तो एक दिन सुबह हम उठे तो एक तरफ आवाज आ रही थी हर हर महादेव, सत श्री अकाल, एक तरफ आवाज आ रही थी अल्लाह अकबर। तो वो कहते हैं अल्लाह अकबर जो था उसमें दम ज्यादा था, मजबूती ज्यादा थी, क्योंकि नेचुरली वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, लाहौर था। तो धीरे धीरे कहते हैं जैसे ही हम उठे तो पता चला कि दो सिख युवा मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, आगे से उन्होंने रस्सी डाली हुई थी। जब वो सिख लड़के मोटरसाइकिल के पास आए तो उन्होंने वो रस्सी उठा दी, लड़के गिर गए, उनको मार के उनसे सारा सामान छीन लिया गया। तो वहां से ये माहौल बिगड़ना शुरू हुआ उनके आसपास। उन्होंने पहले कहा कि जितने भी आपके घर हैं ये खाली करो। लोगों ने अपने घर खाली करने शुरू कर दिए। भारत को धीरे धीरे जिस तरह से भी, जिसके पास भी जो भी सुविधा थी, हिंदुस्तान की तरफ मुंह कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग जो है अपना सामान भी नहीं लेके जाओगे, सामान भी यहीं पड़ा रहेगा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि एक तरफ माहौल ऐसा हो गया कि सिर्फ गांव में धुआं ही धुआं दिखने लग गया, गांव के गांव खत्म हो गए। आरएसएस जो थी उन्होंने कुछ खड़ा होने की मजबूती से कोशिश की, लेकिन वो मेजॉरिटी इतनी थी, वो ताकत इतनी थी कि वो आरएसएस भी दब गई। सिखों ने अपनी कतारें निकाली, लड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। दूसरी तरफ ताकत बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे और तो धीरे धीरे जो है लोग हिंदुस्तान को जाने लगे। तो कहते हैं मैं भी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा, जीटी रोड पे आया। जीटी रोड पे बिल्कुल कोई आदमी नहीं था, खेतों में कोई वो नहीं थे, लोग नहीं थे, कुछ बिल्कुल सन्नाटा था। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग, एक जीप थी
जीप पे मैंने देखा कि सिख युवा बंदूकें लेके राइफल लेके वो आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी आगे रास्ता साफ है, कोई कत्लेआम तो नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, जो उन लोगों ने हमारे साथ किया है वहां पे, हमने भी इधर वही कर दिया है। रास्ते में जितने भी गांव हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को हमने खत्म कर दिया है, आप अब जा सकते हैं। तो इस तरह का माहौल दोनों तरफ, इधर एक कम्युनिटी कर रही थी, दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी कर रही थी, लोग बर्बाद हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि 14 तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस गया, वहां पे अपना भारत माता की जय, बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। वहां 10 मिनट पहले, 12 बजने से पहले एकदम शांत हो गया। उसमें उन्होंने जो है शांत हो गया और नेशनल सॉन्ग, अपना राष्ट्रीय गाना शुरू हो गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच थी। सुबह जो है माउंटबैटन, लॉर्ड माउंटबैटन और लेडी माउंटबैटन दोनों आए और एक तरफ ब्रिटिश झंडा था और एक हिंदुस्तान का झंडा था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदुस्तान का झंडा ऊपर जाने लगा और ब्रिटिश झंडा जो है नीचे जाने लगा और हमारा झंडा फहराने लगा। तो वो कह रहे मैं वो सब कुछ देख रहा था। एक तरफ मुझे गर्व हो रहा था कि मैं एक आजाद भारत में खड़ा हूं, दूसरी तरफ एक दिमाग में परेशानी थी कि लाहौर में सब कुछ जा चुका है, घर भी जा चुका है, अपने बच्चे कैसे पालने हैं। तो इस तरह का जो माहौल था, बन चुका था, बड़ा दुखदायी था। बहुत लोगों ने अपनी जो है अपना घर खोए हैं, बच्चे खोए हैं, परिवार खोए हैं, जायदादें खोई हैं। इसलिए एक तरफ खुशी का माहौल है, एक तरफ दुखदाई है। ये आगे जो है ये चीज कभी ना हो, ये इतिहास जो है कभी रिपीट ना हो। इसी के साथ जो है, क्योंकि मुझे पीछे से स्लिप आ गई है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बारी, क्योंकि साढ़े ज्यादातर इसमें जितने भी प्रभावित लोग थे वो पंजाबी, सिख बिरादरी, सिंधी बिरादरी से लोग थे और सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए। मैं एक बार चाहूंगा सभी लोग गुरु महाराज जी का जयकारा लगाएंगे मेरे साथ। जो बोले सो निहाल। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय जय श्री राम। हमारे बीच में हमारे स्वामी श्री हरि चैतन्यपुरी महाराज जी, महाप्रभु, वह भी अपना आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को यहाँ पर उपस्थित हुए। इस मंच के माध्यम से मैं स्वामी जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री, उत्तराखंड सरकार में कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी से कि वे आए और हम सबको अपना आशीर्वचन देने का कष्ट करेंगे। और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज विभाजन विविधता स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक त्रिलोक चीमा जी, हमारे रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय दीपक बाली जी, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष अजय जी, रविंद्र राणा जी, स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष कमल जिंदल जी, दूसरे जिला अध्यक्ष मरूद पाल जी,
महामंत्री मोहन बिष्ट जी, हमारे वरिष्ठ नेता महामंत्री हैं किरण चौधरी जी, यहाँ के प्रभारी पुष्कर काला जी, आशीष गुप्ता जी, हमारे राज्य मंत्री दिनेश मंसेरा जी और हमारे मार्गदर्शक पूर्व विधायक हरभजन चीमा जी, राम मेहरोत्रा जी, शशांक गैतुड़ी जी, अश्विनी छाबड़ा जी। यहाँ पर अभी कई लोगों का नाम मैं जानता नहीं हूं, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख का, मेरे मीडिया के मित्रों और वो वीर सेनानी जिन लोगों को आज हम सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने इस विषय की पीड़ा को झेला है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 15 अगस्त 2021 को दिल्ली में संकल्प लिया कि हम हर वर्ष 14 तारीख को विभाजन विरोधिता दिवस के रूप में मनाएंगे, उन वीर सेनानियों को नमन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनका सम्मान करेंगे जिन्होंने इस विभाजन की पीड़ा को झेला। कल हम 15 अगस्त मनाएंगे, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद है, लेकिन जिस पीड़ा के साथ, जिस दर्द के साथ 10 लाख से अधिक हिंदुओं का कत्ल हुआ, हमारी 50,000 से अधिक बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके स्तन तक काटे गए, 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए। और जब पहली ट्रेन पाकिस्तान से आई, उस ट्रेन में मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था, पूरी 100 से भरी हुई थी, सारे हमारे लोगों के कटे हुए सब उसमें थे। और जब यहां से आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने इसका जवाब दिया, एक ट्रेन यहां से भी काट कर भेजी, तब यह कत्लेआम रुका, नहीं तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा होने वाली थी। उस विषय को लुंगानी चीमा जी बोल चुके हैं कि इस विभाजन के जिम्मेदार कौन लोग थे, कि उन्होंने ये काम किया, पूरा देश जानता है। और आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ा। आज हमारा देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को हम कभी भूल नहीं सकते। कल हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन विभाजन का दर्द और हिंसा में देश किस प्रकार से उस हिंसा को झेला गया, उसको हम भूल नहीं सकते। आज राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में यहां पर एकत्रित हुए। मैं कल एक प्रेम नगर में देहरादून में एक परिवार में गया, वो 88 वर्ष के चावला जी, बताते बताते वो रोने लग गए। कहने लगे, जब मेरे घर में उस समुदाय के लोग आए, हम उनके पैर पड़ गए, हमने कहा आप हमारा सब कुछ ले लो, लेकिन हमें जाने दो। लेकिन हमारे सामने ये हमारी बहन के साथ उन लोगों ने जो सलूक किया, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। कितनी पीड़ा इन लोगों ने झेली होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। और मुझे यह भी बताया कि जब वो वहां से आए थे, उनके बदन पर मात्र जो कपड़े पहने हुए थे, वही कपड़े थे।
लेकिन आज इन वीर सेनानियों ने, इन सम्मानित लोगों ने, मैं देखता हूं अपने परिश्रम से आज एक समाज के अंदर एक स्थान बनाया है बिजनेस के क्षेत्र में, क्योंकि ये मेहनती लोग हैं और इन्होंने उस दर्द को देखा है। और मित्रों, आज जो देश की स्थिति हो रही है, आज जिस परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है, हमें सावधान होने की जरूरत है। आज अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार से हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हुआ, वही कहानी दोहराई गई। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि आज जब भी कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं घटी, उसका जवाब हमारी सेनाओं ने दिया। अभी आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर हमारे जो पर्यटक निहत्थे थे, किस प्रकार से उनको मारा गया, उन पर हमला हुआ। और एक व्यक्ति से कहा, एक महिला को जब छोड़ा, उससे कहा जाके मोदी को बता देना। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, किसने देखा ना टीवी में? उसने कहा मोदी को बता देना, और मोदी ने बता दिया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने, जहां से एक एसी लगा हुआ था, अंदर जाकर उसके अंडरग्राउंड बेस को तहस नहस करने का काम हमारी सेना ने किया। 50 से अधिक आतंकवादी मारे गए, उनके कैंपों को तहस नहस किया गया। 100 से अधिक पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, 60 वार उनके गिराए, और उनके जितने भी हमले भारत पर हुए, सारे हमलों को बेकार करने का काम हमारी भारत की सेना ने किया। और सब हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री पद पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जो समाज के हर वर्ग की चिंता करता है, सीमा में बैठे जवान की चिंता करता है, किसान की चिंता करता है, और आप जैसे वीर सेनानियों का सम्मान भी करता है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अभी मेरे से एक पत्रकार मित्र कह रहे थे कि आप ये कार्यक्रम करके उनके जख्मों को हरा तो नहीं करते। मैंने उस पत्रकार साथी से कहा, हम जख्मों को हरा नहीं करते, उनके को सम्मानित कर कर उनको एहसास कराते हैं कि आज देश का प्रधानमंत्री और एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, और आज हमारी आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है इससे प्रेरणा लेगी, इसलिए इस कार्यक्रम को। तो एक बार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होने वाला है, मैं ज्यादा न बोलते हुए सभी वीर सेनानियों को जो आज हम यहां सम्मानित करेंगे, उनको प्रणाम करते हुए, और आज के कार्यक्रम के संयोजक बाली जी का विशेष, मैं देखता हूं बाली जी जब से मेयर बने हैं, और विकास, इन दोनों की जोड़ी इतनी बढ़िया काम कर रही है कि पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण है। और जब मैं अंदर आ रहा था, प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहा था, मैं देख रहा था कि किस गहराई के साथ अध्ययन करने के बाद ये पूरी पिक्चर जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं दिखाई गई है। और एक बार आप सबको नमन करते हुए, भारत माता की, हेलो, भारत माता की जय इतनी जोर से होनी चाहिए कि मोदी जी तक जानी चाहिए। कहां तक जानी चाहिए? कहां तक जानी चाहिए? भारत माता की मित्रों, आवाज नहीं आई। ये तो बस सेट तक गई है। पूरा दोनों हाथ उठा के जरा,
क्योंकि वो चीज सुने कि आज मैंने जो एक प्रेरणा लोगों को दी है, लोग उसका अनुसरण यहाँ काशीपुर में कर रहे हैं। 2 हाथ उठा के, जिसके हाथ में दर्द होगा नीचे रखेगा, बाकी है भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी मंत्री जी, आपके जोशीले भाषण से सबको जोश आया। चूंकि आप भी एक सैनिक हैं, आप समझते हैं सब चीजों को, पूर्व सैनिक रहे हैं और सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद, जो पूर्व में मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री भी रहे, आप भी कब मंत्री रहे, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की। जोशी जी ने कही दिया, जोर से बोलते हैं सब। अब आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है। भारत माता की। हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत, आध्यात्म जगत की एक बहुत बड़ी हस्ती, जिनको देश और दुनिया में जानते हैं, और सेनाओं में बॉर्डर इलाके तक सेनाओं से मिलने का सौभाग्य जिनका प्राप्त हुआ है, और जो सेनाओं के लोगों को भी और आम आदमी को भी उत्साहित करते रहते हैं। हम उतना नहीं चले हैं उत्तराखंड में पैदल जितना आप गए हैं। ऐसे हमारे बीच में गुरुजी श्री आप सब जानते हैं, अभी गढ़ी नेगी में ही आपका एक आश्रम यहाँ भी है, कामा में भी है, कई जगह देश में है। हरि चैतन्य पुरी जी महाराज जी, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। और हमारे जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, जिनको अभी आपने सुना, माननीय गणेश जोशी जी कई विभागों को अभी देख रहे हैं। हमारे काशीपुर के जो माननीय विधायक हैं श्रीमान त्रिलोक सिंह चीमा जी, और जो इस कार्यक्रम के पूरे संयोजक हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा संयोजन किया है अभी, और काशीपुर के पूरे विकास के लिए रात दिन चिंतित रहते हैं, हमसे भी बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से 100 करोड़ रुपए अभी घोषणा भी पिछले दिनों कराई थी, होना भी चाहिए। तो लगातार जो कामों पर लगे रहते हैं, जन जन के प्रिय हमारे बाली जी, आपके मेयर साहब, हम सबके मेयर साहब, और हमारे महापौर रुद्रपुर के विकास शर्मा जी लगातार लगे रहते हैं हमारे कामों पर। आप आज यहां उपस्थित हैं। दिनेश मानसेरा जी दर्जा प्राप्त मंत्री तो है ही हैं, वो पांचजन्य का आज उन्होंने एक विशेष बहुत अच्छा जो यहाँ पर हम सबको दिया है, प्रस्तुत किया है, जिसका इनॉग्रेशन अभी सब लोगों ने किया है पांचजन्य में। इसका बहुत पहले पत्रकार भी रहा हूं, जिसमें कई चीजें वास्तविकता हैं। आप इसके पढ़ेंगे तो आपके आंसू भी निकल आएंगे। कुछ सीन इसमें इन्होंने वो दर्ज किए हैं जो हम लोग बोलते नहीं हैं कई जगहों पर। किस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, कई लोगों को पता नहीं है क्या था उसमें करके। माननीय हरभजन सिंह चीमा जी हम सबके जो बड़े भाई हैं और पूर्व विधायक हैं। माननीय खिलेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। माननीय मनोज पाल जी जिला अध्यक्ष बीजेपी काशीपुर के जिले के अध्यक्ष हैं। माननीय अजय मौर्य जी जिला पंचायत अध्यक्ष अभी नवनियुक्त चुन के आए हैं, अभी खटीमा के रहने वाले हैं और अभी चुन के आए हैं। आप बैठे हैं आगे, बहुत बधाई आपको, और आपके साथ ही सभी लोगों को बधाई जितने प्रतिनिधि अभी चुन के आए हैं। शशांक गहतोड़ी जी हमारे बीच में हैं श्रीमान। माननीय राम मल्होत्रा जी पीसीयू के चेयरमैन। माननीय आशीष गुप्ता जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं।
माननीय पवन अग्रवाल जी, अध्यक्ष कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर हैं। पुष्कर सिंह काला जी यहाँ के हमारे प्रभारी, यहाँ से मेयर का चुनाव बाली जी के साथ लड़ी हुई थी, आप यहाँ हैं। माननीय विनीत संगला जी, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। हमारे बीच में जो हमारा आयोग है, जिन्होंने तलाक वाले मुकदमे में पूरे भारत में अपना नाम दर्ज कराया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में छाई रहती हैं, सायरा बानो जी महाराज जी के पीछे बैठी हैं। ऐसे ही हमारे कई लोग हैं, कई भाई लोग नाम छूट भी गए होंगे, मैं माफी चाहूंगा। मेघादमीन पर्यंत कमल जिंदल जी, जिला अध्यक्ष, देखिए लिखा नहीं था इसमें, जो लिखे थे वही बोला। जिंदल साहब भी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ छूटे होंगे। मैं 12 राशि के नामों के लोगों को, सारे भाई और बहनों को प्रणाम करता हूं। आज हम एक ऐसे दिवस पर इकट्ठा हो रहे हैं, कल के लिए खुशी कि स्वतंत्र होंगे, और आज के लिए उस पीड़ा का दर्द जिसने हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए। सारी बातें जोशी जी ने लगभग बता दी हैं। उस समय जो अल्पसंख्यक थे पड़ोसी देश में शरणार्थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय, ईसाई भी सम्मिलित थे, वो धार्मिक आधार पर उनको उत्पीड़न किया जाता था। कई जगह ये था कि आप पीला वस्त्र डाल के चलेंगे, पीला वस्त्र डाल के अगर आप चलते थे, अलग अलग देशों की बात बता रहा हूं मैं, जो 3 देशों का नाम लिया मैंने आपको, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। माताएं बहनें अगर साथ जा रही हैं, क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, आप हिंदू हैं, इन समुदायों के हैं, आपको मारा और बहनों को, माताओं को उठा के ले गए। ये स्थितियां वहां पर थी। और मैं देख रहा था कि ये स्थिति कैसी थी, नई पीढ़ी को पता ही नहीं था, किसी के दिमाग में बात ही नहीं आई। कोई प्रधानमंत्री इतने देश में हुए 75 साल तक किसी ने पूछा ही नहीं कि आखिर इस देश में ऐसी भी एक घटना हुई थी। हम सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को मनाते थे। ये पता ही नहीं था कि जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है क्या है, विभाजन क्यों हुआ, किसने किया, कितने लोग मारे गए, कैसे हमारे भाई बहनों की हत्याएं हुई, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने पत्नी खोई, और किसी ने सामने में अपनी बेटी और पत्नी की इज्जत लुटते हुए देखी। पता ही नहीं था आखिर इसके जिम्मेदार कौन थे। ये विभीषिका इतनी बड़ी होते हुए भी नई पीढ़ी विस्मृत क्यों कर रही है, इससे हम क्या सबक लेने वाले हैं। इतने लोग आज आए हुए हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जिसमें आप सब जानते हैं, आप तो हैं कई लोग उन परिवारों के, विश्वास टावर मेरे मित्र हैं, आप अग्रिम पंक्ति और पीछे के लोग उनको जानते हैं। उनके पिताजी जब जीवित थे तो मुझे भी वो एक बेटा मानते थे। उन्होंने जो दर्दनाक कहानियां सुनाई, तो 2 जून 1947 को ये विभाजन पर सहमति हो चुकी थी। और सहमति होने का कारण क्या था, नेहरू जी जो तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री थे, उनकी राजगद्दी की लालसा प्रधानमंत्री की, और जिन्ना जिनके बारे में कहते हैं सिर्फ शराब पीते थे, जो उर्दू भी नहीं जानते थे, हिंदी भी नहीं जानते थे, सिर्फ इस्लाम के नाम पर उन्होंने आग भड़का दी। कहा कि रह ही नहीं सकते हम साथ। मैंने कुछ पॉइंट कल नोट किए थे, कई जगहों पर ऐसी चीजें आई थी कि कैसी कैसी घटनाएं हुई होंगी उस समय। आप याद करिए, जब हमारा कोई प्रिय आदमी हमको घर में छोड़ जाता है, बेटा बेटी, या एक्सीडेंट होता है, दिल फटने लगता है। वहां तो बेइज्जती हो रही थी, सामने कट रहे थे, सामने गर्दन उड़ा दे रहे थे, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, और बेटियों को उठा के ले जा रहे थे, बहनों को उठा के ले जा रहे थे। क्या गुजरी होगी उस समय, ये हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। आर के दिन
इसीलिए हम इसको अपनी स्मृति में रखें, हम इसे विस्मृत न करें। इसके पीछे का उद्देश्य यह है, पीछे का उद्देश्य कहीं वह मनुष्यता फैलाना, डिवाइड करना या लोगों में नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि चैतन्य रहना, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ऐसा कदापि आगे हम जीवन में नहीं करेंगे, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। एक आंकड़ा बताता है कि लगभग 6 लाख लोग मारे गए, लेकिन पूरा दूसरा आंकड़ा बताता है कि 10 लाख तक के लोग मारे गए, कत्लेआम हो गया। और 1.5 करोड़ यानी 1,50,00,000 लोग बेघर हुए और 1 लाख बहनों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से अत्याचार, दुराचार किया गया। यह कैसी स्थिति थी? यह कैसा देश का विभाजन हो रहा था? कैसी स्वतंत्रता मनाने जा रहे थे हम लोग, लेकिन गए क्योंकि राजनीतिक पिपासा इतनी तेज थी कि हम सब भूल गए। हमको सिर्फ भारत की गद्दी पर बैठना था, एक को पाकिस्तान की गद्दी पर बैठना था। भाइयों बहनों, अभी मैं एक जगह मैंने एक नोट किया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि दिल्ली में जो समझौता हुआ है यह विफल हो जाएगा, और वास्तव में वो विफल हो गया। उन्होंने 8 अप्रैल 1950 को नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। एक से एक बड़ी बात है, उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या थी, आपने क्यों विभाजन स्वीकार किया? और उन्होंने पहली बार वंदे मातरम का नारा जब लगाया था बंगाल के अंदर, उस समय इसे अपराध माना जाता था, अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए थे। मैंने मोटी मोटी बातें कुछ नोट भी करी है ताकि कहीं पर कोई गलती ना हो। जब लोगों ने बड़ी मात्रा में पलायन किया था, काफिलों में जाते थे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 27, 30 किलोमीटर के काफिले हो जाते थे। तब कुछ एकत्र होते थे, अगर कुछ लोग आते थे हत्या करने के लिए, मारने के लिए, तो उनका मुकाबला कर सकते थे, वरना हमारे पास तो हथियार नहीं थे। मैक्सिमम लोग करते थे, मैक्सिमम लोग मरते थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हमारी नहीं हारी और हम यहां तक आए। और अंग्रेजों की विभाजन वाली नीति को सहज बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने स्पष्ट कह दिया कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक रह ही नहीं सकते हैं। ये साफ साफ उन्होंने बोल दिया। और एक जगह मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट एक्शन डे की सारी योजनाएं तैयार हो चुकी थी कि डायरेक्ट एक्शन करो। मैं पांचजन्य वालों को बधाई देता हूं। जो मेरे नोट हैं, उस नोट में आपने भी आज पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्शन डे कैसे हुआ। और कई जगहों तो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन चील कौवे खाली हड्डियां पड़ी हुई हैं, चील कौवों ने नोच डाला, इतने मारा। ये क्या था? इसमें 16 अगस्त को एक विज्ञापन छापा था एक अखबार में, उसका नाम है डॉन। उस अखबार में कलकत्ता के मुस्लिम लीग के उस्मान बंगाल में एक इश्तिहार बांटा उन्होंने। मुस्लिम लीग के सचिव थे SN उस्मान ने क्या बोला, मैं उसके वैसे ही पढ़ रहा हूं। काफिरों, तुम्हारा अंत ज्यादा दूर नहीं है, समग्र नरसंहार होगा। कायदे आजम ने हमें विद्रोह का आह्वान दिया है। खुली लड़ाई का दिन आ गया है, जो कि मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी इच्छा है। हम सभी को पाकिस्तान की जीत, मुस्लिम देश की जीत के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये अखबार का जो संपादक है और सचिव है आपका मुस्लिम लीग का, वो अखबार बांट रहा है और ऐलान कर रहा है माइक पर जगह जगह। अब आप बताइए कैसी बात रही होगी। हुगली नदी में भाप चालित नौकाएं थी और उस पर हमारी नौकाओं पर मुस्लिम नौकाओं ने ठोकर मारी, उनको वहीं डुबा दिया। आपको पता था ये हिंदुओं का गांव है, वहीं कत्लेआम कर दिया। कहीं पर मिट्टी तेल,
पेट्रोल छिड़क के गांव जला दिए, सबके सब बर्बाद कर दिए। अगर आप भागने में सफल हो गए अपने परिवार को लेकर, तो फीमेल जो भी होंगी माताएं बहनें, उनको उठा के जीप जो लाते थे उसके अंदर रख के ले गए और आपका कत्लेआम कर दिया। कैसी विभीषिका थी? किसने ये फैलाया, किसने ये किया, जिसका दर्द आज तक हम झेल रहे हैं? ये स्मरण करने का दिवस है आज। नई पीढ़ी को पता नहीं है, पुरानी पीढ़ी भी जैसे शीशे में कभी धूल लग जाती है। शीशा तो अपनी जगह सही है, आंकड़े भी सही है, घटना भी सही है, शीशा दिखाता नहीं, अगर धूल लग गई उसको पोंछना पड़ता है मित्रों। इस तरह से पोंछा तब शकल दिखाई देती है। इसलिए ये विभीषिका जो आज हुई है, विभाजन की स्मृति करने के लिए हम धूल को साफ करते हैं। आजादी के इतने सालों तक किसी के दिमाग में भी बात नहीं आई। जो घटनाएं हुई, नई पीढ़ी को उससे सबक लेना चाहिए, नई पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए। कहीं हम मारकाट न बचाएं। आज तो हिंदू मुसलमान सब हम एक हैं, भारत के नागरिक हैं। हम ऐसी घटना न करें अपनी राजनीतिक पिपासा की शांति के लिए कि देश को दोबारा से ऐसी विभीषिका का सामना करना पड़े। इसलिए ये चैतन्य दिवस भी कह सकते हैं हम इसको आज, हमको आगाह करने वाला दिवस भी कह सकते हैं हम इसको आज। हम अब सबको चेताता भी है ये दिवस कि कैसी विभीषिका देख के हम आए हैं, कैसे विभाजन हुआ इसका। हम दुनिया में जगत गुरु कहलाते थे, अखंड भारत था, कहां से कहां तक हमारा सिरमौर एक था। आपको पता है, आप जो थाईलैंड में जाएंगे, जापान में जाएंगे, सुमात्रा में जाएंगे, भारत के लोग हैं, गणेश जी की मूर्ति है, वहां पर लिखा हुआ है गजानन भूत गणादि सेवितम। आपको पता है अयोध्या वहां की राजधानी है, कृष्णा बैंक, रामा बैंक, इस तरह से वहां पर लिखे हुए सारी चीजें हैं। और तो और हमारी संस्कृति, इंडोनेशिया हालांकि हमारा अल्पसंख्यक देश है, वहां के नोट पर गणेश जी का चित्र है। महाराज जी सही है, चित्र है उस पर। कहां तक हम फैले थे, कहां चले गए? और आज पुनः जागरण देश का हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, चेतने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। कुछ लोगों की मानसिकता कुंद हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, हम आतंकवादियों के सारे जितने भी उनके घरौंदे थे उनको ध्वस्त कर रहे थे। जो पाकिस्तान पूछ रहा था वही प्रश्न हमारे देश के विपक्ष के लोग पूछ रहे थे, कहां जा रहे हैं हम, क्या हो गया हमको, कैसे बचेगा देश? इसलिए यही स्मरण कराना है सबको, जागते रहो। मैं संक्षेप में कह रहा हूं कि जागते रहना है, लेकिन चौकन्ना रहना है। चौकन्ना रह के आगे कुछ ऐसा न हो, इसका भी ध्यान रखना है। हमारा भाईचारा बना रहे, हिंदू मुसलमान की एकता बनी रहे। हमारे लोग भारत के संविधान में सब लोग विश्वास करते हैं, संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत हम रहें। तो इसलिए मैं आपसे आज इतना ही विनम्र निवेदन करने यहां पर आया हूं कि ये कोई बेमनसिता के लिए नहीं है। जैसे जोशी साहब ने बताया, कोई कह रहा था कि आप घाव हरे कर रहे हो, घाव हरे नहीं कर रहे हैं, बल्कि घाव भर रहे हैं। और इन घावों से सबक लेकर आने वाले दिनों के लिए फिर से ऐसी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी हमेशा 14 अगस्त को इसे याद रखेगी, और याद रखते हुए हम अपना फ्यूचर, अपना भविष्य तय करेंगे। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ वाणी को विराम देते हुए भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय जी, आपने बहुत ही मार्मिक शब्दों से उस एक्सपीरियंस को, उस भाव को यहाँ हमारे समक्ष रखा। अब मैं आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम के संयोजक काशीपुर महापौर आदरणीय दीपक बाली जी। वैसे तो आपको पहले बोलना था, लेकिन कार्यक्रम में परिवर्तन होने के कारण आपने कुछ मांग भी रखनी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। मैं आमंत्रित करूंगा महापौर आदरणीय दीपक बाली जी।
तो हट यार रोबोट